सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बकरीद के उपलक्ष्य में बेनियाबाग में लगा बकरों का बाजार। 1,10,000 की कीमत वाला सुल्तान बना बकरा बाजार का शाह। भीषण गर्मी के चलते गंगा के जलस्तर में भारी गिरावट। गंगा दशहरा से पहले 40 घाटों पर दिख रहा है रेत का टीला। आदि केशव तीर्थ पर गंगा के लिए लगाई गई गुहार। गिर रहे गंगा के जलस्तर को बढ़ाने के लिए गंगा सेवियों ने प्रशासन से की अपील। और सिगरा स्टेडियम में जुलाई से शुरू होगा खेल, मूर्त रूप देने में जुटे लोग। और अब खबरें विस्तार से। भीषण गर्मी के चलते गंगा के जलस्तर में भारी गिरावट देखी जा रही है। गंगा दशहरा के पहले 40 घाटों पर रेत का टीला दिख रहा है, जिससे नाव से बड़े बड़े पत्थर टकरा रहे हैं। 16 जून को गंगा दशहरा यानी कि गंगा के अवतरण का दिन है। शिव की नगरी काशी में इस फेस्टिवल को सबसे ज्यादा अहमियत है, लेकिन इस बार की भीषण गर्मी से गंगा की सेहत काफी खराब है। पिछले साल जून के मुकाबले इस बार गंगा एक मंजिल नीचे चली गई है। गंगा का जलस्तर सिर्फ 57 मीटर है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि गंगा के घाट सैंड कोस्ट में तब्दील होते जा रहे हैं, यानी कि पक्के घाटों पर रेत का टीला जमा होने पहली बार देखने को मिला है कि गंगा के बसावट वाले इलाके में घाटों पर बालू और गाद जम रहे हैं। गंगा के करीब 40 से ज्यादा घाटों पर ये कंडीशन बन गई है। सिंधिया घाट, सक्का घाट, ललिता घाट से लेकर दशाश्वमेध घाट और पांडे घाट से लेकर शिवाला तक रेत गाद पहुंच गए हैं। 80 घाट तो पहले ही बालू मिट्टी में समा चुका है। सबसे ज्यादा बालू और मिट्टी दशाश्वमेध घाट पर जमा है। यहाँ पर आने वाले पर्यटक और श्रद्धालुओं को घाटों की सीढ़ियों से उतरकर पहले बालू मिट्टी पर खड़े होकर तस्वीर लेते थे। वोटिंग करने वाले भी रेत से होकर नावों पर चलते हैं। दशाश्वमेध घाट के सामने हरियाली से 1.5 किलोमीटर चौड़ा रेत बन गया है। गढ़वा घाट से राजघाट के बीच में 2 किलोमीटर चौड़ा रेत उभर गया है। सामने घाट के सामने गंगा के बीच में लंबे लंबे रेत निकल आए हैं। पांडे घाट के नाविक पकालू साहनी ने बताया कि इस बार गर्मी में गंगा करीब 12 फीट नीचे चली गई है। ये स्थिति पहली बार देखने को मिली है। अब तो किनारों पर नाव चलाने में डर लग रहा है। नाव बड़े बड़े बोल्डरों से टकरा जा रही है। गंगा में पानी कम होता जा रहा है। आज से 5 साल पहले हर बार गंगा दशहरा पर पानी छोड़ा जाता था। जून महीने में जब पानी बढ़ जाए तो लगता था कि गंगा दशहरा होने वाला है, लेकिन अब तो ये भी नहीं हो रहा है। बस अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण और जो एक हम लोगों के संभावना से परे जा रहा है ये गर्मी, क्योंकि एक होता है नौतपवा, लेकिन आज ये 20 दिन से 45-46 डिग्री टेम्परेचर है। और निश्चित रूप से खेती के लिए, परिवार के लिए, पीने के लिए जल, और पूरी काशी ही नहीं, इस समय पूरे भारतवर्ष के लोग नदियों के ऊपर आधारित हैं। हमारे धरती का जो रिजर्व जल रहता है वो भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है। तो माँ गंगा का इस समय, मेरा उम्र आज 50 साल हो गया। आज 50 सालों में एक बार कभी बचपन में देखा था कि सूखा पड़ा था, लेकिन आज ये भयावह स्थिति हो रही है कि जगह जगह पे टीले निकल आ रहे हैं। गंगा में जल स्तर लगातार कम होता जा रहा है। प्रचंड गर्मी जो पड़ रही है, नदी, तालाब और झील जितना है सब सूख गया है और माँ गंगा को टिहरी में कैद किया गया है। उससे उनकी गंगा की चौड़ाई, गहराई ये सब बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। बीच में रेत का टीला उभरने लग रहा है। ये तो बाबा विश्वनाथ का देन है कि यहाँ अपने जटा में रखे हैं। लग रहा है 80 से राजघाट केवल गंगा यहीं दिख रही हैं, और बाकी चले जाइए पुल के उधर गंगा में आर पार पैदल चल के आर पार कर लेंगे। चाहे सुजाबाद हो, चाहे सराय मुहाना हो, उधर पैदल आर पार कर लेंगे। और सबसे पहले भाई टिहरी छोड़ो परक्का खोलो, ये बहुत दिनों से साधु संतों का नारा था और मल्लाहों का नारा था। गंगा प्रेमियों का जो नारा था वो सब फेल नज़र आ रहा है। मोदी जी ने कहा था ना हम अपने से आए ना हमें कोई भेजा है, हमें तो माँ गंगा ने बुलाया है। तो मैं मोदी जी से अब सब गंगा प्रेमी की ओर से और मैं अपनी ओर से मांग करता हूँ कि ये टिहरी को खोल देंगे तो गंगा की चौड़ाई और गहराई और गंगा में प्रवाह अधिक बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रेत के टीले उभर जा रहे हैं और यहाँ पर गंगा अपनी घाट छोड़ चुकी है, जिससे कि पर्यटकों को स्नान करने में पत्थर है चोटिल हो जा रहे हैं। कोई रोज़ 1-2 आदमी रोज़ डूब के मर रहे हैं। तो गंगा की चौड़ाई, गहराई अगर बढ़ाना है, गंगा में पानी लाना है, तो टिहरी में बहुत अधिक, वहाँ समझ लीजिए 200 गांव खाली करा कर टिहरी बांध को बांधा गया है। वो टिहरी बांध को छोड़ देंगे तो गंगा की गहराई चौड़ाई बढ़ जाएगी। लगभग 2 वर्षों के बाद सिगरा स्टेडियम में फिर से क्रीड़ाएं शुरू की जाएंगी। इसके पुनर्विकास का काम अंतिम चरण में है।
लगभग 2 वर्षों के बाद सिगरा स्थित डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेल फिर से जुलाई में शुरू हो सकेगा। इसके पुनर्विकास का काम अंतिम चरण में है और संचालन व रखरखाव के लिए एजेंसी तय करने को टेंडर भी निकाला जा चुका है। इस माह के अंत तक एजेंसी तय होने के बाद अगले माह से खेल भी शुरू हो जाएगा। स्टेडियम का पुनर्विकास कार्य कर रही वाराणसी स्मार्ट सिटी के PRO शाकंभरी के अनुसार 2 साल पहले जुलाई माह में सिगरा स्टेडियम के पुनर्विकास कार्य का शिलान्यास हुआ था। 3 चरणों में होने वाले कार्य के तहत मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया। इसमें 50 इंडोर खेल हो सकते हैं। इसमें बास्केटबॉल, हैंडबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग, कुश्ती, वॉलीबॉल जैसे खेल होंगे और इसमें ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल भी है। दूसरे चरण में मल्टी स्टोरी हॉस्टल, शूटिंग रेंज, बॉक्सिंग, जूडो जैसे खेल के लिए इंडोर हॉल तैयार किया गया है। इसके साथ ही दूसरे चरण में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयारी की गई है। यहाँ खेलों के प्रशिक्षण की अंतर्राष्ट्रीय सुविधा होगी। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाली भारतीय टीम के कैंप लगाए जा सकते हैं। तीसरे चरण में हॉस्टल तैयार किए जाएंगे जिनमें खिलाड़ियों को ठहरने का इंतजाम होगा। तीसरे चरण में ही क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। स्टेडियम को इस तरह तैयार किया जा रहा है कि दिव्यांग खिलाड़ी भी यहाँ खेल सकेंगे। सिगरा स्टेडियम के आउटडोर मैदान जिसमें फुटबॉल एवं क्रिकेट के मैच खेले जाएंगे उसमें फ्लड लाइट भी लग चुकी है जो पूरी तरह से तैयार है और ग्राउंड के चारों तरफ सिंथेटिक ट्रैक तैयार हो चुके हैं। और सिटिंग अरेंजमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर 2000 डिटैचेबल सिटिंग अरेंजमेंट की व्यवस्था रखी गई है। पूर्व में स्टेडियम का रखरखाव खेल विभाग करता है। इस बार यह जिम्मेदारी किसी एजेंसी को दी जाएगी। खेल विभाग की भूमिका क्या होगी यह एजेंसी तय होने के बाद तय किया जाएगा। क्षेत्रीय खेल कार्यालय ने मुख्यालय को रिपोर्ट भेज दिया गया है जिसमें सुविधाओं की मांग की गई है, जिसमें खेल संघों की ओर से आयोजित होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं सिगरा स्टेडियम में निःशुल्क हो। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को अभ्यास की सुविधा जिला ओलंपिक संघ के सचिव शम्स शंपू का कहना है कि सिगरा स्टेडियम में स्थानीय खिलाड़ियों को सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसके साथ ही शौकिया खिलाड़ियों को भी स्टेडियम में आने का मौका मिलना चाहिए। भारत में जो भी खेल प्रतिस्पर्धाएं हैं उनके उत्साहवर्धन पे बहुत ज़्यादा काम किया गया है और इसी के क्रम में वाराणसी में सिगरा स्टेडियम जो कि एक बहुत पुराना लैंडमार्क, बहुत प्राचीन लैंडमार्क है स्पोर्ट्स के जो भी एंथुजियास्ट हैं उनके लिए, उसको एक नए रूप में और एक बहुत ही अच्छे मल्टी लेवल मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो वाराणसी स्मार्ट सिटी अंतर्गत लगभग 400 करोड़ की लागत से एक प्रोजेक्ट हमने अंडरटेक किया सिगरा स्टेडियम का। इसमें 3 फेज़ों में कार्य चल रहा है जिसमें पहली फ़ेज़ की फंडिंग जो है स्मार्ट सिटी द्वारा की जा रही है और बाकी जो रिक्त 2 फेज़ हैं इनके उनकी जो पूरी फंडिंग है वो खेलो इंडिया द्वारा की जा रही है। फर्स्ट फेज़ में हमारे पास मल्टी लेवल मल्टी स्पोर्ट्स इंडोर कॉम्प्लेक्स है जिसमें लगभग 50 से अधिक खेलों को हम लोग खेल सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ ओलंपिक साइज़ का स्विमिंग पूल है, दर्शकों के लिए दीर्घा है। इसके साथ कुछ रेस्टोरेंट के स्पेसेस हैं, रिक्रिएशनल स्पेसेस हैं, व्हीकुलर पार्किंग है और सबसे अच्छी चीज़ है कि एक मल्टीपर्पज़ मल्टी स्पोर्ट्स हॉल है जिसमें अलग अलग रिट्रैक्टेबल मैट्स के साथ जो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, उसके साथ बास्केटबॉल जो हमारे कॉम्बैट स्पोर्ट्स होते हैं, इस टाइप के स्पोर्ट्स को मिला के सारे अच्छी प्रतिस्पर्धाओं का भी आयोजन हो सकता है और उसके साथ साथ जो यहाँ पे लोग प्रैक्टिस करने आते हैं तो प्रैक्टिस मैचेस का भी आयोजन हो सकता है। सेकेंड फेज़ में हमारे पास जो छात्र छात्राएं जो बाहर से आ रहे हैं किसी भी प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेने के लिए, उनके लिए उनके हॉस्टल ब्लॉक्स हैं 100 पुरुष और 100 महिलाओं के। इसके साथ मेस है और नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जो कि उत्तर प्रदेश में पहली बार एक नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है। बकरीद के उपलक्ष्य में बेनियाबाग में बकरों का बाजार सज चुका है। 1,10,000 कीमत वाला सुल्तान बकरा मंडी की शान बना हुआ है। ईद उल अजहा पर कुर्बानी के लिए बकरों का बाजार लग गया है। बेनिया में लगी अस्थायी मंडी में फिलहाल राजस्थान का सुल्तान नामक बकरा शान बना हुआ है। इसकी कीमत 1,10,000 रुपए है। इसका वजन 35 किलो है। 2 दिन से इसका कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। वैसे गर्मी का असर मंडियों पर दिख रहा है। बाजार शाम को ही लग पा रहा है। बकरीद 17 जून को मनाई जाएगी। बेनिया, ककरमत्ता, बड़ी बाजार, लोहता, पीली कोठी, जैतपुरा, सरैया, रेवड़ी तालाब, अर्दली बाजार, लल्लापुरा आदि इलाकों में मंडी लगी है। अनुमान के अनुसार इन मंडियों में 50,000 से अधिक बकरे बिकने पहुंचे हैं। राजस्थान के मोहम्मद हनीफ बेनिया स्थित बकरा मंडी में राजस्थानी नस्ल का बकरा लेकर पहुंचे हैं। इसकी कीमत 1,10,000 रुपए है। वहीं गोरखपुरी नस्ल के बकरों की कीमत
80,000 रुपये जोड़ा है। तोतापरी नस्ल के बकरों की जोड़ी बाजार की शान बढ़ा रही है। इनकी कीमत 50,000 से 95,000 रुपये तक है। मंडी में अजमेरी, अलवर, बतीसी और बर्बरी नस्ल के बकरे भी हैं। 65,000 के पाकिस्तानी नस्ल बीतल और गुलाबी नस्ल का बकरा 42,000 में है। बेनिया बकरा मंडी के संचालक मोहम्मद इमरान उर्फ सोनू भी मानते हैं कि इस बार बकरे की कीमत ज़्यादा है। सीवर सफाई की मांग शिया जामा मस्जिद के प्रवक्ता हाजी फरमान हैदर ने जिला प्रशासन से सीवर की सफाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रशासन मुस्लिम इलाके में सफाई कराए, वहीं बड़ी ईदगाहों में सुरक्षा और बिजली की व्यवस्था की जाए। लोहता, बजरडीहा और लल्लापुरा में विशेष ध्यान की जरूरत है। क्योंकि इस समय गर्मी का मौसम है, धूप बहुत ज़्यादा निकल रही है, तो इसलिए सादा शेड, टीन शेड वगैरह प्लास्टिक से पूरा शेड दे रहे हैं, पूरा तिरपाल का काम करके दे रहे हैं कि जानवर को और जानवर जो बेचने आए व्यापारी उनको धूप ना लगे। पानी की व्यवस्था दे रहे हैं, चौकी पे बैठने की और सोने की व्यवस्था है, लाइट और बिजली की व्यवस्था है, पंखे की व्यवस्था है। तो सारी ऐसी भी जो व्यवस्था है जो ज़रूरत जिसकी होती है लोगों को, वो सारी व्यवस्था हम लोग दे रहे हैं। बकरीद और गंगा दशहरा को देखते हुए चेतगंज थाने में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। ईद उल अजहा और गंगा दशहरा को देखते हुए थाना चेतगंज में पीस कमेटी की मीटिंग हुई। मीटिंग प्रभारी निरीक्षक डॉक्टर आशीष मिश्रा के नेतृत्व में हुई। इस अवसर पर थाने के सभी 5 चौकी इंचार्ज भी उपस्थित रहे। मीटिंग में क्षेत्रीय नागरिकों ने बकरा ईद पर सीवर, पानी, बिजली, चूना छिड़काव और नगर निगम द्वारा डस्टबिन रखवाने की गुजारिश की, जिसमें थाना चेतगंज के अंतर्गत सभी मस्जिद के पास साफ सफाई का पूरा व्यवस्था भी किया जाए, जिस पर प्रभारी निरीक्षक थाना चेतगंज आश्वासन दिए कि समय से पहले यह काम कर दिया जाएगा। इस मौके पर शकील अहमद जादूगर, हाजी असलम सिद्धार्थ सभासद, तेलियाबाग महेंद्र निगम, रजनीश कनौजिया सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। प्राचीन विष्णु तीर्थ आदि केशों पर नमामि गंगे ने स्वच्छता की अलग जगाई व गंगा के गिर रहे जलस्तर को बढ़ाने के लिए आदि केशों से गुहार लगाई। गंगा एवं वरुणा के संगम स्थल पर स्थित प्राचीन आदि केशव तीर्थ पर गुरुवार को नमामि गंगे के सदस्यों ने पर्यावरण संरक्षण की अलग जगाई। भीषण गर्मी में सदा नीरा सुरसरी गंगा के जलस्तर में लगातार हो रही कमी के दृष्टिगत गंगा सेवक राजेश शुक्ला ने कानपुर बैराज से पानी छोड़ने की अपील भी की। काशी के घाट श्रृंखला के अंतिम घाट आदि केशव पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। साफ सफाई बनाए रखने के लिए लोगों को लाउड स्पीकर द्वारा जागरूक किया गया। मत्स्य पुराण के अनुसार प्रथम विष्णु तीर्थ भगवान आदि केशव एवं मां गंगा की आरती उतारकर भारत के लिए समृद्धि एवं आरोग्य की कामना की गई। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि आदि का अर्थ है उत्पत्ति और केशव शब्द भगवान विष्णु का एक रूप है। भगवान विष्णु ने आदि केशव की स्वयं स्थापना की है। यह मंदिर काशी के प्राचीन मंदिरों में से एक है। मां गंगा का प्राकट्य भी भगवान विष्णु के चरण कमल से हुआ है। कहा कि भगवान श्री आदि केशव से हमने गंगा की अविरलता और निर्मलता की गुहार लगाई है। गंगा का पानी काफी तेजी से नीचे जा रहा है। प्रशासन से अपील है कि कानपुर बैराज से गंगा जल का प्रवाह बढ़ाया जाए। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, वैभव कुशवाहा, यशु राजभर, दिलीप राय, विनय यादव, अर्पित सिंह आदि मौजूद रहे। गंगा का जो जलस्तर है वो नीचा होता जा रहा है, घटता जा रहा है। उसको बढ़ाने के लिए कानपुर बैराज से मां गंगा के प्रवाह को और भी आगे बढ़ाया जाए, ताकि हमारी काशी में जो गंगा का जलस्तर घट रहा है, आगे यदि और घटेगा तो पीने के पानी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। हम निवेदन करते हैं प्रशासन से कि गंगा के जलस्तर को बढ़ाने के लिए कानपुर बैराज से पानी छोड़ा जाए। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। प्राचीन धरोहरों के साथ खान पान में मशहूर बनारस में अब खुल गया है दावते जायका, जहां आपको मिलेगा वेज और नॉन वेज में सभी वैरायटियां। रविंद्रपुर कॉलोनी के लेन नंबर 3 में स्थित इस वातानुकूलित रेस्टोरेंट में आपको मिलेगा पारिवारिक माहौल। यदि आप हैं खाने के शौकीन तो एक बार जरूर पधारें दावते जायका में।
I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। असरा एंटरटेनमेंट द्वारा रियलिटी शो रियल हीरो छोरा गंगा किनारे वाला आयोजित किया जाएगा। असरा एंटरटेनमेंट द्वारा उत्तर प्रदेश में प्रथम बार आयोजित एक अनोखी रियलिटी शो रियल हीरो के संदर्भ में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन आज कैंटोनमेंट स्थित होटल सफायर ग्रैंड परिसर में किया गया। पत्रकार वार्ता में प्रिंस हसन ने बताया कि इस रियलिटी शो के लिए पहले एक ऑडिशन रखा जाएगा जिसमें 18 वर्ष से 55 वर्ष की लड़कियां, महिलाएं, पुरुष और ट्रांसजेंडर भाग लेंगे। सभी चयनित प्रतिभागियों को सर्वप्रथम 3 दिन का रिहर्सल करवाया जाएगा। उसके बाद 7 दिनों तक अलग अलग तरीके का टास्क दिया जाएगा। टास्क पूरा करने वाले प्रतिभागियों को मौका मिलेगा ग्रैंड फाइनल में जाने का। फाइनल शो ही विनर होंगे रियल हीरो और मिस्टर मिस एंड मिसेज स्टार ऑफ बनारस। पत्रकार वार्ता में मुख्य रूप से प्रिंस हसन, ऋषभ श्रीवास्तव, रुचिका राय, खुशबू सहायता, जतिन साकिब भारत, अभिलेश वर्मा आदि लोग उपस्थित थे। इसमें टोटल जो कैंडिडेट्स होंगे सारे बनारस के ही होंगे और इसमें जो ब्यूटी पेजेंट प्लस हम रियलिटी शो टास्क बेसिस पे करा रहे हैं। 7 डेज़ का ये पूरा शो होगा जिसमें कि हम पर डे कैंडिडेट्स को एलिमिनेट करते रहेंगे और जो मेरे पास लास्ट 10 बचेंगे वो जाएंगे हमारे साथ ग्रैंड फिनाले में, जहाँ पे हम मिस्टर, मिस और मिसेज स्टार ऑफ बनारस करके उनको एक रियल हीरो का टाइटल प्रेजेंट करेंगे। इसमें तरह तरह की एक्टिविटीज़ होंगी और जो टाइटल आपको मैं बता दूँ इसका है कि हीरो गंगा किनारे वाला। बेसिकली क्या है कि बनारस को प्रमोट करना है इस शो के थ्रू में और यहाँ पे दिखाना है कि कितना टैलेंट हमारे बनारस में भरा पड़ा हुआ है। नारायणपुर में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के पूर्व 108 महिलाओं द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली गई। हेमा उत्सव वाटिका ग्राम नारायणपुर जिला मिर्जापुर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। कथा प्रारंभ होने से पूर्व 108 कलश लिए महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। कथावाचक व्यास पंडित प्रवीण पांडे जी महाराज ने कहा कि कलश रिद्धि सिद्धि का प्रतीक है। इसका हिंदू धर्म में अपना अलग ही महात्म्य है। उन्होंने कहा कि कलश हमारे जीवन के हर क्षण में काम आता है। जन्म के समय भी कलश स्थापना की जाती है और मरने के समय भी शरीर के साथ कलश विसर्जित किया जाता है। उन्होंने बताया कि कलश के ऊपर नारियल रखा जाता है। यह नारियल मनुष्य को इस बात की शिक्षा देता है कि परिवार के मुखिया को ऊपर से सख्त और अंदर से मुलायम होना चाहिए। इससे जीवन की गाड़ी बेहतर चलती है। कलश के ऊपर जो माला रखी जाती है उसका अलग महत्व है। जिस प्रकार माला में लगा हुआ फूल महकता है उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी दूसरों को सुगंध देने वाला होता है। उन्होंने कहा कि कलश को 108 महिलाएं सिर पर रखकर शोभा यात्रा निकाली। यह जिस क्षेत्र में निकलती है वहां का वातावरण मंगलमय हो जाता है। वहीं मुख्य जजमान संदीप से बात करने पर उन्होंने बताया कि हमने यह श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन लोक कल्याण और अपने परिवार कुल आदि के सुख शांति के लिए करवाया है, जिसमें आज हमारे घर, खानदान और हमारे गाँव की महिलाएं शामिल रहीं, जो गंगा जी से जल भरकर कलश अपने सिर पर रखकर गाजे बाजे के साथ नाचते गाते कथा स्थल तक आई थी। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आज प्रारंभ होने वाला है कल से, जिसका हमारे सनातनों में कहा जाता है कि गंगा सबसे पूजनीय है। तो हमारे धर्म में गंगा का जल भरा जाता है कलश में और कलश में जल भरकर कथा स्थल तक जाता है, जिससे माँ गंगा जिस तरह से बढ़ती हैं सदैव सब पे कृपा करती हैं और इसी तरह से नारायण की कृपा सब भक्तों पे बना रहे, इसलिए जल हम लोग भरते हैं यहाँ से। और इस जल का से देवताओं का आवाहन होता है, क्योंकि जल में ही सब देवता रहते हैं। तो इस उद्देश्य से हम लोग यहाँ कलश भरने आए। अंध विद्यालय श्री हनुमान प्रसाद स्मृति सेवा ट्रस्ट दुर्गाकुंड में चल रहे 11 दिवसीय प्रवचन श्रृंखला के 6ठे दिन धामेश्वरी देवी जी ने अपने प्रवचन में भगवान कृपा प्राप्त करने का मार्ग बताया। श्री हनुमान प्रसाद स्मृति सेवा ट्रस्ट दुर्गाकुंड में चल रही 11 दिवसीय दिव्य आध्यात्मिक प्रवचन श्रृंखला के 6वें दिन बुधवार को जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की प्रचारिका सुश्री देवी जी ने बताया कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए वेदों में एक शर्त बताया गया है। वह शर्त तुलसीदास, सूरदास, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम आदि अनेक महापुरुषों ने पूरी कर दी, इसलिए उन्हें भगवत प्राप्त हो गई।
लेकिन हम लोगों ने शर्त को पूरा नहीं किया, इसलिए अनादिकाल से 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। वह शर्त है भगवत शरणागति। यदि कोई भगवान की शरण में चला जाए तो फिर उसे कुछ करना ही नहीं है। गीता भी कहता है कि मामेकम शरणम व्रज, अर्थात केवल ईश्वर की शरणागति ही करनी है। उन्होंने कहा कि हमने अनादिकाल से संसार को अपना माना, संसारी रिश्तेदारों को अपना माना, संसार में सुख माना, इसलिए हमारी मन बुद्धि की शरणागति भगवान में न होकर संसार के समान रिश्तेदार, नातेदार आदि में हो जाती है। धामेश्वरी दीदी ने कहा कि हम यह नहीं जानते कि संसार की वस्तुओं से जो सुख हमें मिलता है वह क्षणिक होता है और शीघ्र ही नष्ट भी हो जाता है। हमारे वेद शास्त्रों में क्या लिखा है, हम कहीं धाम जाएं, वृंदावन जाएं, तो स्वयं उस धाम से गुरु ने हमें एक प्रचारक भेजा है जिसके माध्यम से हम अपने शहर में रह के वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो क्यों न इसका हम लाभ अभी ले लें। अभी ये जो 11 दिवसीय प्रवचन श्रृंखला चल रहा है, तो हम सबसे अनुरोध करेंगे कि वो आके इसका जरूर लाभ लें। घाट संध्या कार्यक्रम में अभिषेक मौर्य ने अपनी गायकी से लोगों को मंत्रमुग्ध किया। जेठ मास के शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि पर गुरुवार को सुबह बनारस के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में युवा कलाकार अभिषेक मौर्य ने गायन में कार्यक्रम का शुभारंभ मारू बिहाग भजन सखी सियावर की, कजरी सखी सावन में मन भावन हो एवं समापन सुख के सब साथी दुख में न कोई भजन प्रस्तुत करके दर्शक दीर्घा में उपस्थित दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। संगत कलाकार के रूप में तबले पर वेदांत सिंह एवं हारमोनियम पर प्रवीण सिंह उपस्थित रहे। समस्त कलाकारों की दक्षता और समर्पित भाव से परिपूर्ण प्रस्तुति ने मां गंगा के तट पर दैविक आवा मंडल से संपूर्ण परिवेश को संतृप्त कर दिया। कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन सुजीत ठाकुर ने प्रदान किया। इस अवसर पर कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन प्रदान करने के साथ ही उनकी अनवरत संगीत साधना की प्रशंसा की गई। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर प्रेम नारायण सहित भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।